जब धांधली होती, जब पेपर लीक हो गया तो पेपर लीक होने के बाद कोई लक्ष्मण रेखा नहीं लगी थी कि इसके आगे ये बिका नहीं या इसके आगे ट्रैवल, या व्हाट्सएप पे पेपर चला गया फिर उसका एंड कहीं नहीं। मतलब नौकरियां देना चाहे जिस मर्जी रास्ते से दो कि अगर आपके पास इतना मटेरियल है कि एक बाप के 5 बच्चे लगे हैं, फायर एंड इमरजेंसी के एम्प्लॉइज के बच्चे लगे हैं, सेम रिक्रूटिंग एजेंसी ने 3 बार स्कैम किया, 2 बार डिपार्टमेंट ने खुद कैंसिल किया, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस बच्चे फायरमैन ड्राइवर लग गए, ठीक। पेपर खरीदने वाला कह रहा है जी मैंने पेपर परचेज किया है, मुझे सजा दे दो लेकिन बाकियों को भी निकालो, ओएमआर शीट में टेम्परिंग हुई है, फिर इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए। उन्होंने कानून बनाया था, उसी को देख के वो आर्टिकल 311 कॉन्स्टिट्यूशन में बना। 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, 76 साल हो गए हैं। अंग्रेजों ने अपना कानून बदल दिया इंग्लैंड में, यूके में, वहां जो परमानेंट जॉब भी करता है उसकी परफॉर्मेंस हर 2 साल के बाद असेस होती है। यहाँ सिर्फ पहले 2 साल के लिए प्रोबेशन के टाइम होती है। आपने कितने लोग देखे जिनको प्रोबेशन से बाहर निकाला कि इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं। 4 साल लगे मुझे, 4.5 साल, ठीक। 103 निकालने में, ठीक, 103 निकालने में। एक स्टेज आई थी मैं भी थक चुका था, एक स्टेज आई थी मैं भी थक चुका था, ठीक। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में रिक्रूटमेंट होती है, उस पर सवाल उठते हैं और सवाल उठने के बाद सरकार जांच करवाती है। आंतरिक जांच के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो के पास मामला पहुंचता है। एसीबी फाइनली कहता है इतने बच्चे हैं जिनके खिलाफ हमारे पास सबूत हैं, इन्हें इस फायर एंड इमरजेंसी सर्विस से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, और बाज़ाब्ता गृह विभाग उनके लिए ऑर्डर भी इशू करता है। उसके बाद वो बच्चे पहुंच जाते हैं कैट, लेकिन कैट से भी उनको कोई राहत नहीं मिलती है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या कभी जम्मू कश्मीर में ये देखने को मिलेगा कि वो बड़े बाबू जो बड़ी जगहों पर करप्शन में लिप्त पाए जाते हैं, गंभीर आरोप जिनके ऊपर लगते हैं, उनके ऊपर गाज गिरती नजर आएगी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा। अभिनव जी, मुझे सबसे पहले तो आपसे ये समझना कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस रिक्रूटमेंट में एसीबी ने जांच करके 103 लोगों को बाहर निकाला। आपने उसके बाद कहा कि नहीं, मैं इससे भी संतुष्ट नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि जितने लोग इसमें आए हैं सब बाहर होने चाहिए। लेकिन फिर वो लोग कैट में गए, कैट ने उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस थी कैट की, वो ऑब्जर्वेशंस थी या वो कैट की जजमेंट का पार्ट है? और कैट ने उन ऑफिसरों को लेकर जो इस सारे प्रकरण में इन्वॉल्व थे क्या कहा है? देखिए, इसके पीछे एक छोटी सी बैकग्राउंड है। सबसे पहले तो मैं इसको, देखिए ये लड़के जो एग्रीव्ड है ना, जो सड़कों पे हैं, मुझे इनकी 1-2 चीज पसंद आई। एक जो उन्होंने इसको नाम दिया मदर ऑफ ऑल स्कैम्स, ठीक, राइट। दूसरा टायरलेस एफर्ट्स, ठीक। ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 2013 में, बिल्कुल। 2016 में गवर्नमेंट ने इसको खुद कैंसिल कर दिया, ठीक, कि रिटन एग्जाम में बंगलिंग हुई है, गैजेट्स यूज हुई हैं और इम्पर्सोनेशन हुई है। फिर दोबारा ये एक बार हुआ तो दोबारा सेम इलीगलिटीज इसमें हुई। कुछ लोग कोर्ट में गए, ठीक, कोर्ट ने कहा जाओ डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करो। उन्होंने रिप्रेजेंट किया, डिपार्टमेंट ने फिर खुद इंक्वायरी करके देखा, उसी रिक्रूटमेंट एजेंसी ने दोबारा सेम इलीगलिटीज की थी, दोबारा कैंसिल कर दिया, ठीक। फिर 20 में टेंडर्स फ्लोट हुए, ठीक, कि इस बार हम ट्रांसपेरेंट करेंगे। जब ये कहा इस बार ट्रांसपेरेंट करेंगे, पहली 2 बार नॉन ट्रांसपेरेंट थे, ठीक, और कॉन्ट्रैक्ट सेम एजेंसी को दोबारा दे दिया। सैटरडे को इसका रिजल्ट निकलता है, संडे को अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स होते हैं और एक दिन में इनको ज्वाइनिंग करवाते हैं, ठीक। ये है पास्ट, ठीक। पेपर लीकेज के एलिगेशंस लगे, जिन बच्चों ने परचेज किया वो आपके पास भी आए, वो एसीबी के पास भी गए। अब जो लोग सिलेक्ट हुए, कोई 750, वो अपॉइंट भी हो गए, ठीक। बच्चों ने कैट श्रीनगर में केस किया, कैट जम्मू ने केस किया, दोनों जगह वो केस डिसमिस हो गया। किन्होंने? जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स थे। ऑन द ग्राउंड की अगर आपको पता था पेपर लीक हुआ है तो फिर आप सेकंड डे एग्जाम में क्यों बैठे? आपको चैलेंज करना था। हालांकि उनको एक ही दिन का टाइम था, कोर्ट में वो जा नहीं सकते थे संडे को। फिर वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ केस कर दिया, 50,000 कास्ट भी डाल दी। अब ये फर्स्ट टाइम हुआ, चूंकि मैं पर्सनली सेटिस्फाइड था कि ये पूरा एक बड़ा स्कैम है, ठीक। एक बाप के 5 बच्चे, पेपर लीकेज, जिसने खरीदा वो एफिडेविट दे रहा है, अंडर हाइट लोग लगे हुए, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना लोग लगे हुए, ठीक है। बडगाम डिस्ट्रिक्ट से मैक्सिमम बच्चे। मैंने मैटर टेकअप किया एलजी साहब पे, ठीक।
एलजी साहब का आपको काम करने की प्रक्रिया आपको भी पता लग गई है। ठीक। उन्होंने मुझसे पहले पूरी यकीनदानी ली कि ये वाकई इसमें गड़बड़ी है। ठीक। फिर उन्होंने एक इन हाउस इंक्वायरी करवाई, ठीक। इनफॉर्मल। जब उनको फीडबैक मिली नहीं इसमें हुआ है, फिर उन्होंने गोयल कमेटी अपॉइंट की। गोयल कमेटी ने 1.5-2 साल लगाया, उसने रिकमेंड किया ये सारी बंगलिंग है, सारी सिलेक्शन जानी चाहिए। उसके बाद एफआईआर के लिए एसीबी के साथ मैटर टेकअप किया। आपको पता है एसीबी भी डायरेक्ट एफआईआर लगाती है, पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है। हाँ बिल्कुल। 6 महीने इंक्वायरी हुई, फिर एफआईआर लगी। एफआईआर के बाद 8 महीने इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर ये पता चला कि पेपर लीकेज तो अलग चीज है, अंडर हाइट अलग चीज है, एक बाप के 5 बच्चे अलग चीज है, बडगाम अलग है। इसमें 103 बच्चों के जो ओएमआर शीट है उनमें टेम्परिंग हुई है। ओएमआर शीट्स भी टेम्पर हुए हैं। अगर किसी के 15 मार्क्स है तो उसको 15 को 95 किया गया है, किसी के 35 है तो 3 को 8 करके 85 किया गया है। ये वो लोग निकले हैं सिर्फ अभी, ठीक, 103, जिनमें अपरेंटली ओएमआर शीट में टेम्परिंग है। ठीक। बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। ठीक। अब जो 103 निकले ये गए कैट में दोबारा। कैट में इन्होंने 2 प्लीज ली। एक प्ली ली कि हम परमानेंट अपॉइंटीज थे, हमारा प्रोबेशन कंप्लीट हो गया है, हमें विदाउट शो काज नोटिस आप नहीं निकाल सकते। ठीक। दूसरा कि हम पहले कोर्ट में केस जीत गए हैं, कोर्ट ने हमारी सिलेक्शन पे सील ऑफ ऑथेंटिसिटी लगाई है। लेकिन वो जब सील ऑफ ऑथेंटिसिटी लगी थी तब इतना मटेरियल नहीं था। ठीक। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर कोई फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, क्राइम, फोर्जरी के बेस पे अपॉइंटमेंट लेता है उसको कोई शो काज नोटिस का राइट नहीं है। ठीक। तो कैट ने वो अभी उनका डिसमिस कर दिया। लेकिन आई अप्रिशिएट द जजमेंट ऑफ द कैट। उन्होंने साथ में ये भी ऑब्जर्व किया कि जिन्होंने ये धांधली करवाई ऑफिसर्स ने वो अभी भी डिपार्टमेंट में हैं, उनकी प्रमोशंस भी हो गई हैं, इसलिए वो ऑब्जर्वेशंस उसमें आई। जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा कि वो अभी भी डिपार्टमेंट में हैं और उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभिनव जी, आपने खुद ही कहा, मतलब कमाल की रिक्रूटमेंट है कि आप 2013 में करते हैं, 2016 में करते हैं, 19 में करते हैं, 20 में करते हैं और एक ही चीज बार बार रिपीट होती जा रही है। क्या दर्शाता है ये जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट्स को लेकर? जम्मू कश्मीर में देखो, मैं बात करता हूं क्लियर, हालांकि मैं एक प्रोफेशनल एडवोकेट हूं, इससे मेरे प्रोफेशन में भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, क्योंकि लोग बोलते हैं ज्यादातर ये मुलाजमों के केस करता है और मुलाजमों के खिलाफ बोलता है। कहने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर में जब ये प्रिंसली स्टेट्स खत्म हुई तो यहां भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, लेकिन राजा महाराजा जैसा स्टाइल यहां तब स्टार्ट हुआ क्योंकि एक ही फैमिली ने राज किया। पीएससी में इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के लोग सिलेक्ट होते थे, वही एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। बोर्ड में भी इंटरव्यूज में धांधली। पुलिस ने अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया था, अनहर्ड ऑफ। मतलब यहाँ हर बाप को अपने बच्चे के लिए सरकारी नौकरी चाहिए थी, चाहे वो जमीन बेचे, चाहे वो मकान बेचे, चाहे वो उधार ले, चाहे वो चोरी करे। ठीक। मतलब बच्चा पैदा होता है तो बाप सोचना शुरू करता है कि मैं इसको सरकारी नौकरी कब। लेकिन अभिनव जी, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में जो लोग आपने लगाने हैं 3-4 बार, चारों बार ये चीज अगर रिपीट हो रही है तो मतलब ये समझ से बिल्कुल परे है। और जो ऑफिसर फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के जिम्मेदार रहे हैं उनको लेकर बार बार कहा जाता है मैन ऑफ इम्पेकेबल इंटेग्रिटी। तो अगर इतने ईमानदार लोगों के होते हुए भी इतनी चोरी धांधली हो रही है कि आप फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 2013 से अब 2026 तक रिक्रूटमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, तो कब होगी रिक्रूटमेंट? देखिए, ये सिलेक्शन जो 103 बच्चों की कैंसिल हुई, इसके बाद मैं दोबारा एलजी साहब को मिला था इस पर्पज के साथ कि ये तो ओएमआर शीट टेम्परिंग वाले आपने निकाले, जिन्होंने पेपर खरीद के परचेज करके एग्जाम दिया उनको क्यों नहीं निकाल रहे? एक बाप के 5 बच्चे हैं, ठीक? तो उन्होंने कहा जी इनके खिलाफ साफ साफ सबूत मिल गए, हाँ ठीक, बाकियों के खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो मैंने कहा इस टाइम एसीबी के डायरेक्टर जो हैं वो एक स्क्रूपलेसली ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, ठीक, अबव बोर्ड उनकी इंटेग्रिटी है और डिसीजन मेकर हैं, डिसाइसिव हैं। अगर उनके सुपरविजन में, इन्वेस्टिगेशन में इतना कुछ आ गया तो उनकी भी कैंसिल होनी चाहिए। ठीक, मुझे लगता है अब आगे क्या होता है, लेकिन आई एम होपफुल विद द पैसेज ऑफ टाइम जो बाकी बचे हैं वो बचने वाले नहीं। लेकिन अभिनव जी, फिर आपको नहीं लगता
कि बच्चे जस्टिफाइड हैं ये कहने में कि हमको रहबर जंगलात लगाओ, रहबर ज़राअत लगाओ, कॉन्ट्रैक्चुअल लगाओ, कंसोलिडेटेड लगाओ, कैजुअल लगाओ, क्योंकि वो नौकरी तो आसानी से और जल्दी मिल रही है। ये आप यहाँ फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में तो फायरमैन रिक्रूट नहीं कर पा रहे हैं पिछले 13 साल से, धांधली पे धांधली, चोरी पे चोरी, और एक भी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। देखिए, आपके सामने मटेरियल है कि इसमें बड़े ज्यादा जो फायर एंड इमरजेंसी के एम्प्लॉइज हैं या ऑफिसर्स हैं, उनके बच्चे भी लगे हैं। ठीक, उन्होंने ही रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ मिलकर स्कैम करवाया। ठीक, आपने आज तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली। ठीक, J&K क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1956 रूल 31 कहता है जिसके खिलाफ इंक्वायरी कंटेम्पलेटेड है या जिसके खिलाफ इंक्वायरी पेंडिंग है या जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक, ही कैन बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। एक्शन तो क्या लिया, अभी तक उनको सस्पेंड भी नहीं किया, और FIR लगे भी 1.5 साल 2 साल हो गए हैं। अगर कोई छोटा मुलाजिम होता, आप देखते हैं कोई रिश्वत लेते पकड़ा जाता है तो उसको फौरन सस्पेंड कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे 750 नौकरी चोरी रास्ते बच्चों को दी गई, तो आज तक उनके खिलाफ कोई एक्शन। और अभिनव जी, ये भी है कि बहुत सारे लोग ये बात भी करते हैं कि भाई जो सरकारी मुलाजिम जम्मू कश्मीर में आ जाता है, आप कितने भी गंभीर आरोप उसके खिलाफ लग जाएं, उसको ये यकीन होता है कि भाई अब मैं मुलाजमत से बाहर जाने वाला नहीं। और ये यकीन इस बात पर भी है कि जनाब जब वो डेली वेजर, कैजुअल, वो जिनको एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखी, एप्लीकेशन के ऊपर जिनको मंत्री जी ने अपने इंजीनियर के जरिए मुलाजमत दिलाई, जब वो अभी तक सिस्टम से बाहर नहीं निकले, तो ये 103 लोग जिनको आपने सिस्टम से बाहर निकाला है, क्या आपको लगता है निकलेंगे? आई एम श्योर वो हाई कोर्ट चले गए होंगे। नहीं, ये 103 एक सेपरेट क्लास है। ये हाई कोर्ट चले गए हैं, जाएंगे जरूर, अगर नहीं भी गए, लेकिन जो इनके खिलाफ एलिगेशंस हैं, मैं प्री सुपोज नहीं कर सकता कि हाई कोर्ट क्या कहेगा, बट देयर आर सीरियस एलिगेशंस अगेंस्ट देम। आई एम श्योर कि हाई कोर्ट भी इतनी आसानी से इनकी पिटीशन एंटरटेन नहीं करेगी। लेकिन अभिनव जी, जब वो हाई कोर्ट जाएंगे, मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। जब मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी, हाई कोर्ट सबसे पहले यही कहेगी कि जब तक फैसला नहीं होता तब तक आप इनको बाहर नहीं निकाल सकते। वो बाहर निकल चुके हैं, स्टे उनको कैट से भी नहीं मिला था, दे आर आउट ऑफ द सर्विस। डू यू थिंक, मतलब मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि अभी तक जम्मू कश्मीर में हुआ यही है, उसका मैं जिसको मुलाजमत मिली वो कभी डिसमिस नहीं हुआ। उसका देखो, किसी ने सोचा नहीं। सिंपल सी चीज है, आर्टिकल 311 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, उसमें लिखा है कि जब एक एम्प्लॉय परमानेंट लग जाता है, आप उसको निकाल नहीं सकते जब तक उसको चार्जशीट ना करो, इंक्वायरी ऑफिसर ना बिठाओ, इंक्वायरी ऑफिसर चार्जेस प्रूव ना करे, फिर वो रिकमेंडेशन दे, फिर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसको शो काज नोटिस देगी कि हम तेरे को ये 6 पेनल्टीज हैं, सेंश्योर, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, रिडक्शन इनटू रैंक और डिसमिसल और टर्मिनेशन। तो एक लंबा प्रोसीजर होता है। ये अंग्रेजों ने कानून बनाया था, उसी को देख के वो आर्टिकल 311 कॉन्स्टिट्यूशन में बना। 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, 76 साल हो गए हैं। अंग्रेजों ने अपना कानून बदल दिया इंग्लैंड में, यूके में। वहां जो परमानेंट जॉब भी करता है उसकी परफॉर्मेंस हर 2 साल के बाद असेस होती है। यहाँ सिर्फ पहले 2 साल के लिए प्रोबेशन के टाइम होती है। आपने कितने लोग देखे जिनको प्रोबेशन से बाहर निकाला कि इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं? सवाल ही पैदा नहीं होता जी, एक भी नहीं। ठीक। और इंग्लैंड में हर 2 साल के बाद उनकी परफॉर्मेंस असेस होती है। ठीक। जिन्होंने कानून बनाया था ये उन्होंने बदल दिया, हमारे यही। इसलिए इनको लगता है कि एक बार हम डिपार्टमेंट में घुस गए, हमें कोई हिलाने वाला नहीं। अच्छा अभिनव जी, मुझे ये बताइए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली है, जो लोग जिनको क्रूसेडर माना जाता है कि जी एंटी करप्शन के बड़े क्रूसेडर हैं, ये बड़ा करप्शन के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी एक समय आता है जब जो लड़ाई वो लड़ रहे होते हैं वो छोड़ के उनको लगता है कि भाई हो गया, बस इससे ज्यादा तो मैं कर नहीं सकता, दिस इज बियॉन्ड मी। ठीक है, तो क्या आपको नहीं लगता कि समाज के अंदर ये जो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, सिस्टम से नाराजगी, इसकी वजह यही है कि आप जितना मर्जी उतना लड़ लीजिए, यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ बिग इम्पैक्ट ऑन द सिस्टम। कोई बड़ा आदमी कहीं सिस्टम से बाहर जाने वाला आपकी कोशिशों से नहीं है। देखिए, जब ये फायर एंड इमरजेंसी का इशू था, 4 साल लगे मुझे, 4.5 साल। ठीक। 103 निकालने में। ठीक। 103 निकालने में एक स्टेज आई थी, मैं भी थक चुका था। ठीक। लेकिन पता था कि इसमें धांधली हुई है, लेकिन मैंने अपने एफर्ट्स जो हैं वो टायरलेसली मैंने छोड़े नहीं।
अब है जो बाकी लगे हैं। अभी एक दो बार मैंने प्रोग्राम किया आपके साथ या किसी के साथ, मुझे एक बच्चे का फोन आया कि सर आपने कहा कि मैं एक एक को बाहर निकाल के सांस लूंगा, तो सारे टेंटेड थोड़ा है। मैंने ये कहा था यू हैव टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द शेफ। ठीक। जब धांधली होती, जब पेपर लीक हो गया, तो पेपर लीक होने के बाद कोई लक्ष्मण रेखा नहीं लगी थी कि इसके आगे ये बिका नहीं या इसके आगे ट्रैवल, जब व्हाट्सएप पे पेपर चला गया फिर उसका एंड कहीं नहीं है। ठीक। अब ऐसा है कि मैंने आपको कहा 5-5.5 साल इसमें लगे, इतना मटेरियल है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि अगर आपके पास इतना मटेरियल है कि एक बाप के 5 बच्चे लगे हैं, फायर एंड इमरजेंसी के एम्प्लॉइज के बच्चे लगे हैं, सेम रिक्रूटिंग एजेंसी ने 3 बार स्कैम किया, 2 बार डिपार्टमेंट ने खुद कैंसिल किया, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस बच्चे फायरमैन ड्राइवर लग गए। ठीक। पेपर खरीदने वाला कह रहा है जी मैंने पेपर परचेज किया है, मुझे सजा दे दो लेकिन बाकियों को भी निकालो, ओएमआर शीट में टेम्परिंग हुई है, फिर इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए? अंत में अभिनव जी मुझे ये बताइए, ये तो सारी चीजें हो गई, आपने कहा कि सबूत हैं, सारा कुछ है, लेकिन क्या वजह है कि आपको पीएसआई का शोर उठा तो आपने फौरन पूरी रिक्रूटमेंट स्क्रैप कर दी, आपने दोबारा इम्तिहान लगाया? इसी तरीके से कहीं और थोड़ा सा हंगामा हुआ, आपने कहा स्क्रैप और आपने इम्तिहान दोबारा लिया। लेकिन फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ऐसा क्या खास है कि आप इस रिक्रूटमेंट को स्क्रैप करने के लिए तैयार नहीं हैं? आपने अपने क्वेश्चन का जवाब पहले ही दे दिया है। फर्क ये था वहां सिलेक्शन लिस्ट निकली थी, यहां अपॉइंट हो चुके हैं कि जो एक बार घुस जाता है सरकारी नौकरी में वो कहता है मुझे कोई निकालेगा। इसीलिए एसीबी को शायद लगता है कि इतने लोग निकालेंगे, पता नहीं ह्यू एंड क्राई हो जाएगा, असेंबली में सवाल उठेंगे, लोग शोर मचाएंगे। देखो यहाँ का कल्चर भी ऐसा ही रहा है, सरकारें भी कहती हैं जी हमने नौकरियां दी, लेकिन दी कैसे? मतलब नौकरियां देना चाहे जिस मर्जी रास्ते से दो। अब मुझे बताओ, अगर 600 लोग या 650 लोग और बचे हैं, अगर वो चोरी रास्ते से आए हैं, तो गरीब माँ बाप के बच्चे जिनको चोरी रास्ता नहीं मिला, बैकडोर या साइड डोर, उनकी कौन सुनेगा? ये क्या मैसेज जाएगा पब्लिक को कि जो एक बार गलत रास्ता अपना के सरकारी नौकरी में घुस चुका है, क्या वो बाहर नहीं निकलेगा? लेकिन आपने मैसेज की बात की, जम्मू कश्मीर में तो लोगों ने देखा ही है कि भाई गलत रास्ते से ही जाओ तो पक्के हो जाओगे, सीधे रास्ते से जाओगे तो परेशान रहोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, कि जो डायरेक्टर एसीबी इस टाइम है, अगर उनके समय में इस केस में रिजल्ट नहीं निकला तो फिर ये निकलने वाला नहीं। वैसे पूछना, लेकिन मुझे लगता है इंटरव्यू का समय भी खत्म हो चुका है, लेकिन एक सवाल आखिर में आपसे जरूर पूछूंगा। सीधे रास्ते से टीचर लग गया, सीधे रास्ते से लेक्चरर लग गया, उसे सुबह से लेकर शाम तक परेशानी में, ट्रांसफर न जाने कहां हो जाऊंगा, मुझे न जाने कहां फेंक देंगे, पता नहीं पहाड़ी पे लगाएंगे, कहां लगाएंगे। लेकिन सिर्फ यू आपका घर स्कूल की प्रॉक्सिमिटी में है, आप रहबरे तालीम लग गए, आप रहबरे जंगलात या जो भी वो XYZ जो भी आप लग गए, आप नंद ले रहे हैं। आप पहले जहां मर्जी आपकी थी वहां नौकरी कर रहे थे, अब आपने सरकार को इस चीज के लिए भी मजबूर कर दिया कि जनाब हमारी भी ट्रांसफर पॉलिसी बनाओ, हम भी क्या कहते हैं अपनी जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं। पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं, मैं घर के पास लगा हूं लेकिन मैं घर से दूर जाना चाहता हूं, और जो बेचारे इम्तिहान देकर क्वालिफाई करके सब कुछ करके कई शिकायत करते मिलते हैं, जनाब मेरी पूरी जिंदगी जो है नौकरी जनाब पहाड़ पे गुजरी, जनाब मैंने पूरी जिंदगी नौकरी जनाब वो रजौरी के टीले पे की। ठीक है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? जुनेद जी, सच कड़वा होता है, उनमें से कई लोग मेरे पास भी हैं, ठीक, लेकिन सच अगर नहीं बोला जाए तो फिर फायदा क्या है? ठीक। जब नौकरी लेनी थी तब ये कहना था कि मैं उस हैबिटेशन में रहता हूं। आपको शायद पता नहीं है, RET में भी 2 क्राइटेरियाज थे। एक था विलेज, रेवेन्यू विलेज, कि अगर स्कूल उस रेवेन्यू विलेज में है तो सिर्फ उसी रेवेन्यू विलेज के लोग अप्लाई कर सकते थे। ठीक। अब अगर उस रेवेन्यू विलेज में 10 बच्चे हैं, वही 10 अप्लाई करेंगे। ठीक। और दोनों 12वीं पास हैं, 10+2 हैं। साथ वाले विलेज में पोस्ट ग्रेजुएट है, वो अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक। मतलब आपको पॉलिसी के बेस पे नौकरी मिली क्योंकि आप उस रेवेन्यू विलेज में रहते थे। ठीक। ज्यादा पढ़े लिखे को नहीं मिली क्योंकि वो उस रेवेन्यू विलेज में नहीं रहता था। तब आपने इस ग्राउंड पे ली कि मैं यहां रहता हूं। ठीक। एक रेवेन्यू विलेज के बाद एक और क्राइटेरिया बना हैबिटेशन। मतलब अगर रेवेन्यू विलेज में
ध्यान से सुनना, घर स्कैटर्ड हैं, मतलब 4 घर यहाँ हैं, 5 1 किलोमीटर दूर हैं, 6 आधा किलोमीटर दूर हैं, तो वहां पे कौन लगेगा? जो स्कूल से नियरेस्ट हैबिटेशन होगी, बिल्कुल जो स्कूल के पास रहता पास होगा। तो क्राइटेरिया ये रखा कि अगर वो हैबिटेशन बाकी हैबिटेशन से 1 किलोमीटर दूर है और उस हैबिटेशन में 300 लोगों की पॉपुलेशन होनी चाहिए, ये भी एक क्राइटेरिया था। वहां भी लोग लगे, तब इन्होंने काम किया उसी गांव में। ठीक, 5 साल के बाद जब पक्के हो गए, सच्चाई है जब इनकी शादियां हुई, किसी की वाइफ दूसरे डिस्ट्रिक्ट से है, किसी लेडी की शादी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुई, फिर इनको रियलाइजेशन हुई ये तो हमें नुकसान दे रहा है, नहीं, फिर उनको अब हमारी ट्रांसफर पॉलिसी भी बननी चाहिए। लेकिन एक और रियलाइजेशन हुई जो बहुत जरूरी है कहना, आप खुद गांव में पढ़े हैं, लेकिन आपका शौक ये है कि मेरा बच्चा शहर में पढ़ना चाहिए। वो भी एक परेशानी है कि आपने कहा भाई अब गांव की जिंदगी हो गई, पक्की नौकरी होगी, तनख्वाह ठीक हो गई है, अब इधर गांव में रह के क्या करना, अब शहर जाएंगे, वहां किराए पे रहेंगे, बच्चे को वहां पढ़ाएंगे। और फिर इसमें मदद की हमारे जिला के अधिकारियों ने, किसी ने कहा डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में लगा दो, अटैच किए, किसी ने सीओ के दफ्तर में अटैच कर दिए, किसी ने जेडीओ के दफ्तर में अटैच कर दिए, और इस तरीके से वो सिलसिला बना। फिर जब आप शहर आ जाते हैं, फिर गाँव वापस कौन जाता है? सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जो एस्पिरेंट्स बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं, उनको लेकर भी उन्होंने बात कही है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि देखना अब ये होगा कि एंटी करप्शन ब्यूरो कब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट में जो काम बाकी तमाम लोग कर रहे हैं, जिनमें से कई के ऊपर इल्जाम है कि उनके पेपर खरीदा है, कईयों के ऊपर इल्जाम है कि एक खानदान से 5-5 बच्चे हैं, अब देखना ये होगा सरकार उस मामले में कार्रवाई कब करती है।